हाय गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में। अगर आप किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करने की कोशिश करें और हमें बताएं कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो आइए हम लोग जो आज हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आज की सीरीज में 50 प्रश्न होंगे। तो ये सभी किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। आज के सीरीज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ये 4 प्रकार होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है 1 प्रकार, और चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी की वर्णमाला होती है तो इसमें 2 भाग होते हैं। इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो कुल स्वरों में 13 वर्ण और व्यंजनों में 33 वर्ण हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भाषा है इसको 2 भागों में, भाषा के जो वर्ण हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो इसलिए हम लोगों के इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा नंबर होगा, यानी कि चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वह 2 लिखा हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 2। इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं 4 शब्द हैं, इसमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है अधिशासी, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन है विनाश, और चौथा ऑप्शन है प्रत्याशा। तो हम लोग उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर यानी अंत में जोड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं या वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्प में जो प्रशंसा शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, और अधिशासी में उपसर्ग, विनाश में भी उपसर्ग एवं प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग लगा है। तो इस तरह से इसमें अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा है, विनाश में भी उपसर्ग लगा है, और प्रत्याशा में प्र उपसर्ग लगा है। और इसका ऑप्शन दूसरा जो है ये प्रशंसा है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रशंसा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा है जो प्रश्न है उसमें लिखा है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो जो अर्थ जो विपरीत करने वाले जो उपसर्ग हैं तो वो अगर क्रय में उसका विपरीत मतलब उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अन, और दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है प्र, और चौथा ऑप्शन है वी। यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल के तीसरी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है वी। वी जो उपसर्ग है इसको क्रय में लगा देने पे इसका अर्थ हो जाता है विक्रय। तो विक्रय का जो अर्थ है वो है बेचना, और क्रय का अर्थ जो होता है वो खरीदना होता है। तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन सही हो गया। वी उपसर्ग लगाने से क्रय शब्द क्या हो जाएगा, विपरीत, क्रय शब्द का विपरीत अर्थ हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति जो शब्द है इसका विशेषण कौन सा है, क्या विशेषण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, और चौथा ऑप्शन है सांस्कृत। तो इनमें संस्कृति शब्द का जो विशेषण है
तो ये कौन सा है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, व्याख्या इसका क्या हो गया। तो इसमें व्याख्या जो इसका होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जब भी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उसको विशेषण कहते हैं। तो सांस्कृतिक संज्ञा जो शब्द है उसका जो विशेषण होगा तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन पहला है सांस्कृतिक, तो संस्कृति का जो विशेषण होगा वो सांस्कृतिक हो जाएगा। और हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ए गाय, एक नंबर पे गाय है, दूसरे नंबर पे पहाड़ है, तीसरे नंबर पे जमुना है और चौथे नंबर पर आम है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है यह बताना है। तो आप लोग बताएं इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संज्ञा क्या है। और तो संज्ञा को देखते हैं, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे श्याम, राम, यमुना, नदी, पटना, ये सब हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा यमुना, यानी कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यमुना। चौथा प्रश्न है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है वह धीरे धीरे बोलता है, दूसरा वह काला कुत्ता है, तीसरा रमेश तेज धावक है और चौथा ऑप्शन है सत्यवाणी सुंदर होती है। यह प्रश्न जो है यह भी RRB रांची के TC परीक्षा में पूछा जा चुका है 2009 में। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है और सत्यवाणी सुंदर होती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि वह धीरे धीरे बोलता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है धीरे धीरे बोलना, यह क्रिया विशेषण है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह धीरे धीरे बोलता है। आइए हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, मानक हिंदी के से क्या तात्पर्य है, मतलब मानक हिंदी क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, दूसरा है ऑप्शन है केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, तीसरा ऑप्शन है साधारण बोलचाल की हिंदी और चौथा ऑप्शन है मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो जो मानक हिंदी है उसे किस रूप में देखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है इसको आप लोग बताएंगे। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मानक हिंदी का जो व्याख्या है वो है, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। तो मानक हिंदी से तात्पर्य यह हुआ कि साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप। तो यहाँ पे साहित्यिक रूप से हिंदी का जो स्वीकार्य रूप है पहला ऑप्शन है ये। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार रूप, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 8वां प्रश्न जो है वह है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तुमने अच्छा किया जो आ गए, दूसरा ऑप्शन है यह स्थान बहुत अच्छा है और तीसरा ऑप्शन है अच्छा तुम घर आ जाओ और चौथा जो ऑप्शन है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो अच्छा शब्द है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में कहाँ पे हुआ है चारों ऑप्शन में, तो ये बताना है आपको। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके ऑप्शन में दूसरा जो ऑप्शन है इसमें यह स्थान बहुत अच्छा है, ये सही हो जाएगा क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वह स्थान को अच्छा दिखाने के लिए किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो वाक्य में स्थान शब्द के लिए अच्छा शब्द का जो प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में हुआ है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा। अब 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो
प्रश्न पे हम लोग को ध्यान देना है और नहीं है, इस पे ध्यान देना है। अगर हम लोग इसको जल्दी में अगर पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि नहीं है या है। तो हम लोग प्रश्न को जब भी पढ़ें तो उसको सावधानी से पढ़ें कि प्रश्न में कोई चीज़ पूछा है तो है या नहीं है, क्या पूछा है। तो इसमें यह पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मिठाई, दूसरा है चतुराई, तीसरा है लड़ाई और चौथा ऑप्शन है उतराई। तो इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको बताना है। और यह जो प्रश्न है यह आरआरबी महेंद्रू घाट पटना का ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है 2010 में। तो इसलिए इसमें इस चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है इसको बताएंगे। तो इस ऑप्शन में जो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है मिठाई, तो यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी इसमें चतुराई, लड़ाई और उतराई जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिठाई। अब हम लोग 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निश्चय शब्द का क्रिया विशेषण के लिए भेद के अंतर्गत आता है। यानी कि जो निश्चित शब्द है वह क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परिमाणवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है हेतुबोधक और चौथा है हेतुवाचक। तो इस प्रश्न में का जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका हम लोग परिभाषा व्याख्या से देखते हैं कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक होते हैं। तो निश्चित जो शब्द है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो आता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला जो होगा वो सही होगा, परिमाणवाचक। यानी कि जो क्रिया विशेषण निश्चित शब्द जो है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे आएंगे। 11वां प्रश्न है अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो जो यह शब्द है अभिधेयार्थ, इसका किससे संबंध है। तो पहला ऑप्शन है प्रेरणात्मकता से, दूसरा ऑप्शन है परिमाणवाचकता से और तीसरा ऑप्शन है इन सभी से और चौथा ऑप्शन है मूलार्थ व्यंजकता से। तो इन सभी में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। तो इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। अभिधा क्या है, तो वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा कहते हैं। तो अभिधा शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ कहते हैं। इसलिए अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध मूलार्थ व्यंजकता से होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा चौथा, यह ऑप्शन चौथा जो सही हो जाएगा, मूलार्थ व्यंजकता से अभिधेयार्थ का संबंध हो जाए। हम लोग का 12वें नंबर का जो प्रश्न है वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो इसमें काल से वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्लूत है, दूसरा ऑप्शन है अनुनासिक, तीसरा ऑप्शन है उदात्त और चौथा ऑप्शन है अनुदात्त। यह भी क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद एसएससी परीक्षा में 2010 में पूछा जा चुका है। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका आप कौन सा ऑप्शन सही होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग व्याख्या देखेंगे इसका। जो होता है व्याख्या क्या है इसका, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद अनुदात्त होते हैं। प्लुत स्वरों से का एक प्रकार होता है, मतलब प्लुत स्वरों का एक प्रकार होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो, तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुदात्त। अब हम लोग 13वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो जो कृत प्रत्यय हैं वो हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 40। तो हिंदी में कितने कृत प्रत्यय होते हैं तो बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में 28 कृत प्रत्यय होते हैं
तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 28। अब हम लोग आते हैं इसके 14वें नंबर के प्रश्न पे। मैं खाना खा चुका हूँ। तो यह प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। यानी कि इसमें जो भूतकालिक भेद है इसको बताना है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य भूत, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण भूत, और तीसरा ऑप्शन है आसन्न भूत, और चौथा ऑप्शन है संदिग्ध भूत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। तो भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। तो इसमें मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में पूर्ण भूत है। तो पूर्ण भूत का मतलब हुआ कि वह काम हो चुका है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा 2 सही हो जाएगा, पूर्ण भूत। अब हम लोग 15वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। वृत्त धातु में णमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह आरआरबी इलाहाबाद स्टेनो परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है और इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वृतम, दूसरा ऑप्शन है व्रत और व्रत, और तीसरा ऑप्शन है व्रतम, और चौथा ऑप्शन है व्रातम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग इसके व्याख्या को देखेंगे। वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे वृत्त धातु में णमूल प्रत्यय लगाने से व्रतम शब्द रूप बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्रतम। तो वृत्त धातु में णमूल प्रत्यय लगाने पे व्रतम शब्द रूप बनेगा। 16 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है। तो कृष्ण ने गाना गाया जो वाक्य है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा है संबोधन, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान और चौथा ऑप्शन है कर्ता। तो यह भी जो प्रश्न है आरआरबी सिकंदराबाद एसएसए 2010 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसमें जो कृष्ण ने गाना गाया जो वाक्य है इसमें कौन सा कारक है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है 8 होती है। तो ये कौन कौन से है, इसमें जो 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से संबंध का के और अधिकरण में पर और संबोधन ये है। तो यहाँ पे कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो वाक्य में हो जाएगा कर्ता कारक, यानी कि कृष्ण ने गाना गाया तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें इसका जो चौथा ऑप्शन है कर्ता, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 17वां प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण न ग्रहण करते हों ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसका है, पहला है रूढ़, दूसरा ऑप्शन है योग रूढ़, तीसरा ऑप्शन है यौगिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न आरआरबी कोलकाता परीक्षा में पूछा जा चुका है 2009 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं ये मूल शब्द हैं, इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं। जैसे नाक और कान, इसका खंड कर दिया जाए तो ये सार्थक नहीं होंगे। यौगिक शब्द जो होते हैं 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे दिन रात। तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक
तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे पंकज है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन होगा यौगिक। तो यौगिक जो शब्द है, यौगिक जो है यह स्वतंत्र सत्ता धारण न करता है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा यौगिक। 18 नंबर का प्रश्न है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। तो जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें अपने से बड़ों के लिए कौन सा संबोधन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रिय, दूसरा है श्रद्धेय, तीसरा है चिरंजीवी और चौथा है आयुष्मान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप लोग। अपने से बड़ों के लिए प्रिय तो लिख नहीं सकते, ये छोटों के लिए लिखा जाता है, तथा चिरंजीवी और आयुष्मान जो शब्द है इसको बड़े लोग छोटे बच्चों के लिए आयुष्मान और चिरंजीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होता है श्रद्धेय, तो यह जो श्रद्धेय शब्द है यह अपने से बड़ों के लिए संबोधन के रूप में इसको लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, श्रद्धेय। 19 नंबर का प्रश्न है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जब भी हम लोग अपने से अपरिचित को संबोधित करते हैं तो किस संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रिय महोदय, दूसरा ऑप्शन है आदरणीय, तीसरा ऑप्शन है श्रीमान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न में जो पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है प्रिय महोदय, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय महोदय। अब हम लोग 20वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह मतलब यह जो चिन्ह दिया हुआ है इसका नाम क्या है। आप लोग इस चिन्ह को देख के बताएंगे और इसका जो सही ऑप्शन है इसमें है तो ऑप्शन ही उसका नाम है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका अनुस्वार है, दूसरा अयोगवाह है और तीसरा अनुनासिक या चंद्रबिंदु है और चौथा ऑप्शन जो है हल। तो इसमें जो यह जो चिन्ह बना हुआ है इसका नाम है चंद्रबिंदु। तो इसका जो नाम सही नाम हो जाएगा अनुनासिक या चंद्रबिंदु, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुनासिक या चंद्रबिंदु। 21 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। पहला ऑप्शन है मांडवी, दूसरा ऑप्शन है घरेलू, तीसरा ऑप्शन है भला और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, तो इसमें घरेलू, भला और स्वतंत्र यह किसी का नाम नहीं है, तो इसमें जो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मांडवी। 22 नंबर का प्रश्न है, जिंदा शब्द क्या है। तो जिंदा शब्द क्या है बताएंगे आप लोग। 22 नंबर का जो प्रश्न है जिंदा शब्द क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन है पहला अव्यय, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है विशेषण और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग होता है। तो जिंदा शब्द जो है यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि कोई फलां व्यक्ति है वह जिंदा है, तो इसलिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है विशेषण यह सही हो जाएगा। और इसमें 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें अवयव कौन सा है, इसमें अवयव ढूंढना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सजल, दूसरा ऑप्शन है धीरे धीरे, तीसरा ऑप्शन है पतित और चौथा ऑप्शन है सुंदर। तो इसमें अवयव कौन सा है तो इसमें बताएंगे आप लोग। तो इस 23वें नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह है दूसरा ऑप्शन, इसका धीरे धीरे। तो यह धीरे धीरे सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है सूर्योदय, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है विगत और चौथा ऑप्शन है धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण इसमें से छांटना है, क्रिया विशेषण शब्द हमको बताना है। तो इसमें सूर्योदय, नीला और विगत यह क्रिया विशेषण नहीं है और इसका जो चौथा ऑप्शन है धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा धीरे धीरे। 25 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पाक्षिक, दूसरा है भौमिक और तीसरा है सामाजिक और चौथा है दैविक। तो
इनमें से कौन सा जो शब्द है इक प्रत्यय लगाने से बने हैं और इनमें से कौन सा पद गलत पद है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा पद गलत हो जाएगा तो आप लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न में जो पक्षिक है तो यह पाक्षिक जो शब्द है पक्ष से पाक्षिक बना है और भूमि से भौमिक बना है एवं देवी से दैविक बना है। तो यह तीनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, यह इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है। तो यह इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा सामाजिक। 26 नंबर का प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है अ, तीसरा ऑप्शन है परि और चौथा ऑप्शन है उप। और यह प्रश्न जो है आरआरबी कोलकाता एसएसएम परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसकी जो व्याख्या है, इसमें व्यवस्था शब्द में उपसर्ग जोड़ने से विपरीत अर्थ निकलता है। तो व्यवस्था का विपरीतार्थक शब्द जो है अव्यवस्था हो जाता है। और आ उपसर्ग से आमरण, आजीवन, आकार एवं आगत बनता है। परि उपसर्ग से परिधि, परिचय, परीक्षा एवं परिवार आदि बनते हैं। और उप उपसर्ग से उपकार, उपवास, उपमा एवं उपहास आदि शब्द बनते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह सही ऑप्शन होगा दूसरा अ उपसर्ग लगाने से व्यवस्था जो है वो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, यानी वह हो जाएगा अव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 27 नंबर का प्रश्न जो है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन है दंत। तो सब लोग जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो उसमें जो शुरू से होता है वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग होते हैं। तो इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वत्स्य और दंतोष्ठ एवं स्वर तंत्रीय वर्गों में बांटते हैं। तो इसमें जो कंठ वर्ग है क से लेके ग तक है, तालव्य जो है च, छ, ज, झ, य है और मूर्धन्य वर्ग जो है ट, ठ, ड, ढ, ड़ है और दंत्य वर्ग जो होता है त, थ, द, ध, न होता है। तो इसलिए जो क वर्ण को पूछा गया है तो क वर्ण इसमें पहला ऑप्शन हो जाता है कंठ। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कंठ। 28 नंबर का प्रश्न है य वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जो य वर्ण होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है तो वो कौन सा होगा। पहला है ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन है दंत। तो य वर्ण को हम लोग इसके उच्चारण स्थान को हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या है य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो तालु का या तालव्य, इसको तालु या तालव्य वर्ण कहते हैं। तो च, ह, ज, झ, य और बड़ा श और य वर्ण आते हैं। तो इसलिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है तालु, तो य वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा तालु। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा तालु। 29 नंबर का जो प्रश्न है ट वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसमें जो ट वर्ण है इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है दंत और चौथा ऑप्शन है कंठ तालव्य। और यह भी आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है बताएंगे आप लोग। तो ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। मूर्धा उच्चारण जो होता है मूर्धा उच्चारण जो इसका स्थान होता है इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ड़ और ढ, ड और खटकोण स ये वर्ण आते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्धा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा।
30 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो विशेषण चुनना हम लोगों को, पहला ऑप्शन है भलाई, दूसरा ऑप्शन है मिठाई, तीसरा ऑप्शन है थोड़ा और चौथा ऑप्शन है स्वयं। तो इसमें विशेषण जो है वह कौन सा है? तो ये किसी की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बतलाती है। तो यह कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें तो इसमें जो मिठास जो है वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे आमों में मिठास के लिए वाक्य में आम के मीठेपन के लिए मिठास शब्द का मतलब मिठास शब्द जो विशेषण है इसके विशेषता के रूप में आता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है मिठास, तो यह सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मिठास। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतीयों, इसमें भारतीयों में तो में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा ऑप्शन है भारतीयों, इसमें इस तो में बड़ी का मात्रा लगा हुआ है। और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें भार और तो में छोटी का मात्रा लगाते हुए ओ का प्रयोग किया गया है। और चौथा जो ऑप्शन है इसमें लिखा गया है भारतीयों। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो इसमें पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है यह सही ऑप्शन है। तो भारतीयों में इस तरह की मात्राएं लगती हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीयों। यह जो प्रश्न है आरआरबी भोपाल परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भारतीयों। 23 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण है। तो लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? लक्ष्मण, पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा ऑप्शन है कार्यकर्ता और तीसरा ऑप्शन है कुशल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। 33 नंबर का प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला प्राकृत, दूसरा देवनागरी, तीसरा पाली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है, बताएंगे आप लोग। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि भाव एवं विचारों को लिखित अभिव्यक्ति लिपि कहलाता है। मतलब भाव एवं विचारों की जो लिखित अभिव्यक्ति है वह लिपि होती है और भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है। यानी कि लिपि को हम लोग देख सकते हैं, भाषा को देख नहीं सकते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है और प्राकृत और पाली जो हैं ये भाषाएं हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा देवनागरी। तो 34 नंबर का प्रश्न है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका पहला ऑप्शन है इत प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है सित, तीसरा है इक और चौथा इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी भोपाल परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग देखते हैं कि निर्वासित जो शब्द है इत प्रत्यय से मिलकर बना है, लेकिन सित कोई प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो मौलिक, दैविक, दैहिक एवं पाक्षिक इत्यादि होते हैं। तो इसलिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा निर्वासित। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, निर्वासित का जो प्रत्यय होगा वो इत प्रत्यय हो गया। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है य, दूसरा ऑप्शन है छ, तीसरा ऑप्शन है छाता वाला छ और चौथा ऑप्शन है खटकोण स। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या। तो जो तालव्य वर्ण होता है वो तालु स्थान से बोले जाते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं, ये होते हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और बड़ा श। नासिक वर्ण जो होता है अंग, ड और य होता है, ड़ होता है, न होता है, म होता है। इस प्रकार से य नासिक और तालव्य दोनों हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा य, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा य। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हम लोगों को रूढ़ शब्द ढूंढना है। इसमें पहला ऑप्शन है लंबोदर,
दूसरा ऑप्शन है घुड़साल, तीसरा ऑप्शन है दूध वाला और चौथा ऑप्शन है लोटा। तो इसमें चारों ऑप्शनों में बताएंगे कौन सा सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में जो लोटा है रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका सार्थक खंड नहीं हो सकते। लंबोदर जो शब्द है योग रूढ़ शब्द है, जबकि दूध वाला घुड़साल जो शब्द है यौगिक शब्द है। तो इसमें इस 36 नंबर प्रश्न में इसका जो ऑप्शन होगा चौथा, 36 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन होगा लोटा। 37 नंबर का प्रश्न है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इसका ऑप्शन है पहला कैलाश, दूसरा है काशी, तीसरा है गंगा और चौथा है नदी। तो इन सभी ऑप्शनों में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है बताना है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि जो शब्द जाति या समूह का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत एवं लड़की आदि है। इसमें जो कैलाश है, काशी और गंगा जो शब्द हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो इसलिए 37 नंबर का जो प्रश्न है इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है नदी। तो हम लोग चौथे ऑप्शन पे सही लगाते हैं नदी। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला निरानुनासिक, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है संयुक्ताक्षर और चौथा है ईषत् विवरित। यह प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो निरानुनासिक शब्द स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है जैसे अ, आ, छोटी ई। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का अनुनासिक वर्ण जैसे अंग, अंग और ई हो जाता है। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है अनुनासिक। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर का जो प्रश्न, इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है य, र, ल और व। दूसरा ऑप्शन है श, श और ह। तीसरा ऑप्शन है छ, त्र और ज्ञ और चौथा ऑप्शन है प, फ, ब और भ। तो इन चारों ऑप्शनों में से संयुक्त व्यंजन वाला कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं छ, त्र और ज्ञ। इसमें तो हिंदी वर्णमाला में दो वर्णों के मेल से चार संयुक्त व्यंजन बनते हैं जो निम्न हैं। क और श से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, ज य से ज्ञ बनता है और बड़ा श और र से स्र बनता है। तो इसलिए य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और जो संयुक्त व्यंजन है वह इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा छ, त्र और ज्ञ। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। इसका पहला ऑप्शन है उष्म महाप्राण व्यंजन झ और ठ, दूसरा अघोष वर्ण ट और ठ, तीसरा कंठ तालव्य ए, चौथा जो ऑप्शन है दंत तालव्य व। तो इसमें से अंतस्थ वर्ण का जो उदाहरण है वो बताएंगे कौन सा है। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। तो व्याख्या हम लोग देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें अंतस्थ वर्ण या व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 है य, र, ल, व। दिए गए विकल्प में दंत तालव्य व अंतस्थ वर्ण है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है दंत तालव्य व। 41 नंबर का प्रश्न है हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला ल और री, दूसरा ऑप्शन है च और छ, तीसरा ऑप्शन है ड और ढ और चौथा ऑप्शन है छ और त्र। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाए। तो 41 का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ड और ढ। 42 नंबर का प्रश्न है कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, इसका पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है स आधा स, तीसरा ऑप्शन है री और चौथा ऑप्शन है सु और री। इनमें से कौन सा सही होगा। तो इस 42 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा सु और री। इस पे सही का
43 नंबर का प्रश्न है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहला स्वर के लिए, दूसरा ऑप्शन है हलंत के लिए, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन के लिए और चौथा ऑप्शन है विसर्ग के लिए। तो हल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हलंत के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिया गया है इनमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? तो इसको देखते हैं हम। ऑप्शन पहला है हाय, दूसरा ऑप्शन है अरे, तीसरा ऑप्शन है वाह और चौथा ऑप्शन है किंतु। यह आरआरबी भोपाल जूनियर क्लर्क परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो 44 नंबर का जो ऑप्शन है दूसरा सही हो जाएगा अरे। 45 नंबर पे हम लोग 45 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य वर्ण ढूंढना है हमको। तो इसका जो पहला ऑप्शन है च, दूसरा ऑप्शन है ज, तीसरा ऑप्शन है ट और चौथा ऑप्शन है झ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है ट। यह ट वर्ण जो है मूर्धन्य है। और 46 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा अव्यय है? ओह, अ, आबलिक कितना, ब, बुखार, स, मेरे नन्हे को, और द। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है ब, तीसरा ऑप्शन है स और चौथा ऑप्शन है द। तो ये जो एक वाक्य दिया गया है, ओह कितना बुखार है मेरे नन्हे को, तो इसमें अव्यय कौन सा है तो इसको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है अ, ओह शब्द जो है ओह शब्द जो है अ ऑप्शन है, यह सही हो जाएगा। और 47 नंबर का प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। तो ऑप्शन है पहला अभिष्ट, दूसरा ऑप्शन है अभिमत, तीसरा ऑप्शन है अभिनय और चौथा ऑप्शन है अभिनव। तो इसमें उपसर्ग और संधि दोनों है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अभिष्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अभिष्ट। 48 नंबर का जो प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो जो व्यंजन दिए गए हैं इनमें 4 व्यंजन है, पहला क, दूसरा ऑप्शन ख, तीसरा ऑप्शन ग और चौथा ऑप्शन जो है वो अंग है। तो इन सब में जो महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन है वो कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है ख, तो यह महाप्राण है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही ख। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है ट, दूसरा ऑप्शन है प, तीसरा ऑप्शन है फ और चौथा ऑप्शन है ब, भ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ओष्ठ नहीं है, तो इसको नहीं बताना है। तो हम लोग देखते हैं प, फ, ब और भ, यह ओष्ठ वर्ण है और इसमें जो ट है वह ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ट। अब हम लोग 50वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 50वां नंबर का प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन है दंत्य। तो जो क वर्ग है इसको कंठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो क वर्ग है वह कंठ वर्ग कहलाता है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ। और ये जो प्रश्न है आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर के परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 प्रश्न को हल किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।